मुझे पता है ये बहुत अच्छा होगा। मैंने इसके लिए बहुत इंतजार किया है। एक टिकटॉक मॉमफ्लुएंसर ने कथित तौर पर मॉमी मेकओवर कहलाने वाली सर्जरी करवाने के अपने सफर को दर्ज किया। हालांकि यह फैसला त्रासदी की ओर ले गया। किसी की लापरवाही से मेरी पत्नी की जान गई। सर्जन का कहना है कि ये उसके नियंत्रण से बाहर था और अब वो कानूनी कार्रवाई कर रहा है। ये मरीज मुझसे छीन लिया गया। मैंने कभी मरीज नहीं खोया। ये मुकदमा सच को सामने लाने और ये सुनिश्चित करने के लिए है कि दुनिया समझे कि यहाँ क्या हुआ था। साइड बार में आपका स्वागत है। लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत मैं जेसी वेबर हूँ। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। इसका नाम अपसाइड है और ये आपको कैशबैक देता है। हाँ, रोजमर्रा की खरीदारी जैसे पेट्रोल, किराने का सामान, टेक आउट पर असली अतिरिक्त कैशबैक। आपको बस इतना करना है कि आप अपसाइड को मुफ्त में डाउनलोड करें। आप उनके 1 लाख से ज्यादा स्थानों में से किसी एक पर ऑफर क्लेम करते हैं। आप अपनी कार्ड से सामान्य तरीके से भुगतान करते हैं। आप खरीदारी को वेरीफाई करते हैं और बस आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। मान लीजिए मुझे पेट्रोल लेना है या किसी रात टेक आउट चाहिए। मैं सबसे पहले अपसाइड ऑफर्स खोजूंगा। जब मैं खर्च करता हूं तो पैसे ऐप में आते हैं जिन्हें मैं बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकता हूं। अपसाइड के नियमित यूजर साल में औसतन $254 वापस पाते हैं। कैशबैक पाने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करें या क्यूआर कोड स्कैन करें और साइड बार प्रोमो कोड यूज करें, जिससे पहली टंकी पेट्रोल पर हर गैलन पर 25 सेंट बोनस मिलेगा। 47 साल की विवाहित और 3 बच्चों की मां रेचल टूसी ने नए साल में आशावादी सोच अपनाई और खुद को प्राथमिकता देने के लिए एक खास कॉस्मेटिक प्रक्रिया की योजना बनाई। इसे तय कर लो, 2026 तुम्हारा साल है मम्मा। अगर आपकी उम्र 40 से 49 के बीच है, अब आपकी बारी है। मैंने 26 फरवरी को मॉमी मेकओवर के लिए समय तय कराया है। मैं बहुत उत्साहित हूँ और मैं ये अपने लिए कर रही हूँ, किसी और के लिए नहीं। अब मम्मी मेकओवर कोई नई चीज नहीं है। मेरा मतलब है, अगर आप डेटा देखें तो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2024 में 1,71,000 से ज्यादा टमी टक प्रक्रियाएं की गई थीं। उस साल की तीसरी सबसे लोकप्रिय कॉस्मेटिक सर्जरी थी। हाँ, हर सर्जरी के जोखिम होते हैं, लेकिन ऐसी प्रक्रियाओं में मृत्यु बहुत ही दुर्लभ होती है। आंकड़ों के अनुसार इसके होने की संभावना 13,000 में 1 है। ये 2020 के एक मेडिकल जर्नल लेख के अनुसार है। ठीक है, ये रहा। अब मेरी बारी है। मैं बहुत सारी भावनाएं महसूस कर रही हूँ, लेकिन सबसे बढ़कर उत्साह और आभार है। मेरे पति यहाँ हैं, मेरी सपोर्ट टीम शानदार है और मैं इस अगले अध्याय का इंतजार कर रही हूँ। दुर्भाग्य से टसी और उनके परिवार के लिए यह ऐसा ही मामला है। फरवरी में अपनी मॉमी मेकओवर के बाद टसी कभी रिकवरी रूम से बाहर नहीं आ पाईं और उनके पति को उनके टिकटॉक अकाउंट पर यह दुखद खबर साझा करनी पड़ी। मुझे कल रात बताया गया कि वो ब्रेन डेड हैं। मेरे पास फैसला लेने के लिए कुछ दिन हैं। 17 मार्च को उस वीडियो के पोस्ट किए जाने के ठीक 2 हफ्ते बाद टसी का हॉस्पिस केयर में निधन हो गया। अब यह बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब देने की जरूरत है ना? ये कैसे हुआ? क्या किसी की गलती थी? किसकी गलती थी? क्या इसे टाला जा सकता था? क्या ये एक गलती थी? क्या ये एक हादसा था? मैं कहना चाहता हूं कि रिकॉर्डिंग के समय इस मामले में कोई आपराधिक आरोप नहीं लगे हैं, लेकिन इसी हफ्ते हम इसी पर बात करना चाहते हैं। सर्जन और सर्जिकल सेंटर द्वारा एक सिविल मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें चौंकाने वाले आरोप लगाए गए हैं, जिनके बारे में उनका मानना है कि ये इस भयानक स्थिति के पीछे की सच्चाई को उजागर करेंगे। आप कह सकते हैं ये मेरी पहली मरीज थी जिसे मैंने खो दिया, लेकिन उसे मुझसे छीन लिया गया। ये मीटर की जटिलता नहीं थी। वो घर पर होती, मैं अपने ऑफिस में उसे मुस्कुराते हुए देख रहा होता। अगर सबने सही से काम किया होता। ये सिर्फ कथित गलतियों की नहीं, बल्कि छुपाने की कोशिश की बात है। यही मुकदमे का मुख्य विषय है, जिसमें मैं गहराई से जाना चाहता हूं। तो जिस आदमी को आपने अभी देखा, वो डॉक्टर शरिया टॉर्क हैं। अगर मैंने पहला नाम गलत उच्चारित किया हो तो माफ कीजिएगा। ये वही सर्जन है जो टॉर्क प्लास्टिक सर्जरी एलएलसी के पीछे हैं, और दोनों ने मंगलवार को मुकदमा दायर किया है, यानी ये लोग ही वादी हैं। अब आप सोच रहे होंगे, इस केस में सर्जन किसके खिलाफ मुकदमा कर रहे हैं? दस्तावेज में जर्नी, लाइट ऑफ सिंसिनाटी एलएलसी, एसोसिएटेड एनेस्थीजियोलॉजिस्ट्स ऑफ स्प्रिंगफील्ड इनकॉर्पोरेटेड और जॉन जेन डो कॉर्पोरेशंस 1 से 12 को प्रतिवादी बताया गया है।
इनमें इनका क्या रोल है? मुकदमा इसी तरह शुरू होता है। ये मामला रैचल टसी की दुखद मृत्यु से जुड़ा है, जो डॉक्टर शरिया टॉर्क की मरीज थीं और जर्नी लाइट सर्जरी सेंटर में इलाज करा रही थीं। मिसेस टसी की सफल सर्जरी के बाद जर्नी लाइट सुरक्षित रिकवरी और पोस्ट एनेस्थीसिया देखभाल देने में असफल रहा। तो स्पष्ट रूप से कहें, यह मामला किसी के सर्जरी के दौरान मरने का नहीं है, ना ही ये किसी बिगड़ी हुई सर्जरी के दौरान किसी की मौत के बारे में है। ये उस बात के बारे में है जो कथित तौर पर बाद में हुई। तो इस मुकदमे के अनुसार सर्जन का कहना है कि टसी की मौत उनकी वजह से नहीं हुई थी। ये उनकी गलती नहीं थी, बल्कि ये उस ऑपरेशन के बाद देखभाल करने वाली टीम की वजह से हुआ था, जो सर्जिकल सेंटर और एनेस्थीसियोलॉजी सेंटर से जुड़ा हुआ था। लेकिन सर्जन के आरोप के मुताबिक असल में क्या हुआ था और क्या यह कोई मामला बन सकता है, यही हम आगे समझेंगे। याद रखें, ये टॉर्क के आरोप हैं, उनकी कहानी है, बस ध्यान में रखें। फाइलिंग में कहा गया कि डॉक्टर टॉर्क ने टूसी से परामर्श के लिए मुलाकात की थी। शुरुआत में वो प्रक्रिया महंगी होने के कारण आगे नहीं बढ़ना चाहती थीं। फिर भी लगता है टूसी ने डॉक्टर टॉर्क के बिजनेस प्रोफाइल पर सकारात्मक गूगल रिव्यू दिया था और डॉक्टर की उनके बारे में जो राय बनी, क्योंकि वो उनके ऐसा करने से काफी हैरान लग रहे थे, उन्होंने तय किया कि चलो पैसों का कोई रास्ता निकालते हैं। उन्होंने जर्नी लाइट सर्जरी सेंटर में 25 फरवरी को प्रक्रिया शेड्यूल करने का निर्णय लिया। मेरे डॉक्टर सिंसिनाटी के डॉक्टर टॉर्क हैं, और जब मैं कहती हूँ ये इंसान कमाल के हैं, ये वाकई कमाल के हैं। मैं समझती हूँ कि लोग देश भर से आते हैं क्योंकि उनकी स्किल्स मिडवेस्ट के डॉक्टरों से अलग हैं। तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ और मुझे लगता है कि अपने सर्जन को पसंद करना और उन पर भरोसा करना इस प्रक्रिया में बहुत बड़ा फर्क डालता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है जो मैं करवाने जा रही हूँ। अब सर्जरी से एक दिन पहले फाइलिंग में लिखा है कि डॉक्टर टॉर्क ने टूसी से आखिरी बार मुलाकात की ताकि सर्जरी के बारे में विस्तार से चर्चा की जा सके, संभावित जटिलताओं, पोस्ट ऑप देखभाल की उम्मीदों और रिकवरी के बारे में बताया जा सके। डॉक्टर टॉर्क ने बताया कि वे प्री ऑप क्षेत्र में टूसी और उनके पति से मिले और सर्जरी के बाद रिकवरी रूम भी जाएंगे। अब मैं यहीं रुकूंगा। वो बातचीत किस बारे में थी? वे संभावित जटिलताएं क्या थीं? क्या बताया गया था? ये सब इस मामले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि कई बार इन मामलों में जोखिम की स्वीकृति का तर्क आता है। आप जानते हैं, देखिए, ये जोखिम भरा है। उन्होंने समझा कि जोखिम क्या है, ये हो सकता है। उन्हें सही तरीके से क्या बताया गया था? क्या जटिलताएं हो सकती थीं? उनके लिए क्या जटिलताएं हो सकती थीं, इस पर ध्यान दें। मुकदमे में बताया गया कि सर्जरी सुबह 8:14 बजे शुरू हुई, अगली सुबह। लेकिन सर्जन ने इसे एक सामान्य कॉस्मेटिक प्रक्रिया नहीं कहा। मैंने रेचल की सर्जरी की थी, जिसमें टमी टक के साथ 360 लाइपोसक्शन और नाभि हर्निया की मरम्मत शामिल थी। ये मम्मी मेकओवर नहीं था। प्रक्रिया 9 घंटे तक चली और बिना किसी जटिलता के पूरी हुई। मैंने उनकी देखभाल उसी सटीकता और ध्यान के साथ की जो मैं हर मरीज को देता हूं। फिर से बात करते हुए, अगर ये ट्रायल की ओर बढ़ता है, ठीक है, या यहां तक कि डिस्कवरी के दौरान भी आप जानते हैं, सबूतों का आदान प्रदान, तो बचाव पक्ष शायद डॉक्टर टॉर्क द्वारा की गई अन्य सर्जरी और उनसे जुड़ी किसी भी समस्या की जांच करेगा। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि वे यही करने वाले हैं। मैं नहीं कह रहा कि कोई समस्या है, लेकिन कानूनी नजरिए या बचाव पक्ष से सोचूं तो लगता है वे यही करेंगे। याचिका में कहा गया है कि मिसेस टूसी को सर्जरी के दौरान कम दर्द निवारक दवा की जरूरत पड़ी। पूरी सर्जरी के दौरान मिसेस टूसी को 100 माइक्रोग्राम फेंटेनिल और 0.5 मिलीग्राम डेलोडिट दी गई। उनकी कम दर्द निवारक दवा की आवश्यकता मिसेस टूसी की कम ओपियोइड सहनशीलता को दर्शाती है। मुझे दर्द की दवा पसंद नहीं है। मुकदमे के दौरान यह ध्यान रखना जरूरी है। डॉक्टर टॉर्क के अनुसार सर्जरी सफल रही और टूसी की श्वास नली हटा दी गई। उन्हें शाम 5:15 बजे पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में रिकवरी के लिए ले जाया गया। मुकदमे के अनुसार 30 मिनट बाद टूसी सतर्क थीं। वो अपने पति, मेडिकल टीम और डॉक्टर टॉर्क से बात कर रही थीं। फिर शाम 5:49 बजे तक डॉक्टर टॉर्क सर्जरी सेंटर से निकलकर घर रवाना हुए। सब ठीक लग रहा था। सर्जन ने बताया, प्रक्रिया सफल रही। टूसी रिकवरी रूम में सतर्क थीं। इसके बाद जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। फिर क्या हुआ? मुकदमे में लिखा है, उद्धरण है, शाम 5:55 बजे 6 मिनट बाद जब डॉक्टर टॉर्क सर्जरी सेंटर से 2-3 मील की दूरी पर घर जा रहे थे, उन्हें जर्नी लाइट
पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट की रिकवरी नर्स का फोन आया। नर्स ने डॉक्टर टॉर्क को बताया कि मिसेस टूसी को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही और वे प्रतिक्रिया नहीं दे रही हैं। ईएमएस को बुला लिया गया है। जब पूछा गया कि क्या मिसेस टूसी को अचानक तबीयत बिगड़ने से पहले कुछ दिया गया था, तो नर्स ने डॉक्टर टॉर्क को बताया कि डॉक्टर टॉर्क के फैसिलिटी छोड़ने के तुरंत बाद उन्हें 150 माइक्रोग्राम फेंटेनिल और 0.5 मिलीग्राम डिलोडिड दिया गया था। रैचल के ठीक होने के दौरान जो नशीले पदार्थ इतनी तेजी से दिए गए, जिस तेजी से वे दी गईं, वो असाधारण और खतरनाक था। मुझे लगता है कि इस कमरे में मौजूद कोई भी व्यक्ति ये निष्कर्ष निकाल सकता है कि अगर आप कुछ ही मिनटों में 150 फेंटेनिल और 0.5 डिलोडिड दे दें, तो आपको क्या लगता है उस व्यक्ति के साथ क्या होगा? मुकदमे में कहा गया है कि सर्जिकल सेंटर ने टसी को पोस्ट ऑप में फेंटेनिल की 50 माइक्रोग्राम ज्यादा खुराक दी, जितनी पूरी 9 घंटे की सर्जरी में दी गई थी। ध्यान दें, दाखिल दस्तावेज में टसी की ओपियोइड सहनशीलता कम बताई गई थी। ये उनके आरोप हैं, लेकिन ये अहम बिंदु है जिससे समझा जा सकता है कि सर्जन ने पूछा कि इस मेडिकल इमरजेंसी से पहले कि उन्हें कुछ दिया गया था या नहीं। अब मुकदमे में कहा गया है कि डॉक्टर टॉर्क ने नर्सों से तुरंत टसी का इलाज नार्कन से करने को कहा, जो ओपियोइड ओवरडोज के इलाज में इस्तेमाल होती है। नर्सों ने कहा कि वे पहले ही डोज दे चुकी हैं, लेकिन डॉक्टर टॉर्क ने एक और डोज देने को कहा। डॉक्टर टॉर्क का दावा है कि जब वे सुविधा पर लौटे तो 2 नर्सें पोस्ट ऑप एनेस्थीसिया केयर यूनिट में टसी का इलाज कर रही थीं, और मुकदमे के अनुसार उद्धरण है, दूसरी नर्स, नर्स नंबर 1, इसे याद रखें, नर्स नंबर 1 मिसेस टसी पर बैग मास्क का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही थी। मिसेस टसी सांस नहीं ले रही थीं। नर्स ने बैग मास्क को सही तरीके से नहीं लगाया था। मिसेस टसी का सीना नहीं उठा। डॉक्टर टॉर्क ने स्टेथोस्कोप मांगा। उनके पास स्टेथोस्कोप नहीं था। मिसेस टसी की धड़कन धीमी थी, वह हाइपोक्सिक थीं और प्रतिक्रिया नहीं दे रही थीं। आपातकालीन सेवाएं आ गईं। डॉक्टर टॉर्क ने ईएमएस को बताया कि वो नाड़ी नहीं महसूस कर रहे। आपातकालीन दल ने मिसेस टसी को गरनी पर रखकर एम्बुलेंस में ले गए। मुकदमे में कहा गया कि टसी को दोबारा इंट्यूबेट कर जल्द ही बेथेस्डा नॉर्थ अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर टॉर्क उन्हें देखने इमरजेंसी विभाग पहुंचे। मुकदमे के अनुसार तब तक टसी की फिर से कार्डियक अरेस्ट हुआ और इमरजेंसी टीम ने सीपीआर दिया। याचिका में कहा गया कि इमरजेंसी टीम ने रक्त संचार बहाल किया, लेकिन देर हो चुकी थी। मिसेस टसी ब्रेन डेड थीं। मिसेस टसी को जर्नी लाइट पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में एनॉक्सिक ब्रेन इंजरी हो गई थी, जब नर्स ने उन्हें बहुत ज्यादा फेंटेनिल और डायलोटेड दे दिया था, जिससे ओपियोइड ओवरडोज हो गया। मुकदमे में कहा गया है कि 17 मार्च को 18 दिन बाद टसी का हॉस्पिस केयर में निधन हो गया। मुकदमे के मुताबिक टसी की मौत का मूल्यांकन बेथेस्डा नॉर्थ अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मियों ने किया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मिसेस टसी को ओपियोइड ओवरडोज और तीव्र श्वसन विफलता से ऑक्सीजन की कमी के कारण एनॉक्सिक ब्रेन इंजरी हुई। बेथेस्डा नॉर्थ के स्वास्थ्यकर्मियों ने मिसेस टसी की मृत्यु के वे कारण भी खारिज किए जो सर्जिकल जटिलताओं से हो सकते थे। रेचल की मृत्यु पूरी तरह से अनावश्यक थी और ये जर्नी लाइट की एक नर्स द्वारा रेचल को लापरवाही से नारकोटिक्स की ओवरडोज देने और जर्नी लाइट के एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट द्वारा अपने मरीज को छोड़ देने के कारण हुई। मैं टसी परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं शब्दों में नहीं बयां कर सकता। इस नुकसान को शब्द नहीं दर्शा सकते। रेचल की मृत्यु एक ऐसी बात है जिसे मैं अपनी पूरी जिंदगी अपने साथ लेकर चलूंगा। तो इस मुकदमे में लगाए गए आरोपों के आधार पर टसी की देखभाल कर रही ऑपरेशन के बाद देखभाल करने वाली नर्सों ने इन दवाओं को जिस गति और मात्रा में दिया, उसमें घातक गलती कर दी। लेकिन सर्जन का कहना है कि उसकी मौत में सिर्फ यही बात योगदान देने वाली नहीं थी। मेरा मतलब क्या है? जर्नी लाइट नर्सें ओवरडोज पर सही ढंग से प्रतिक्रिया नहीं दे पाईं। डाना मिलर, जो इस मुकदमे में सूचीबद्ध नर्सों में से एक हैं, ने डॉक्टर टॉर्क को 911 पर कॉल हो चुकी बताने के 4 मिनट बाद शाम 5:59 बजे 911 पर कॉल की। 911 कॉल के वक्त मिलर ने जल्दी या गंभीरता नहीं दिखाई। मिलर ने यह रिपोर्ट नहीं किया कि मिसेस टसी को ओपियोइड्स की उच्च मात्रा दी गई थी या इसके अलावा उनकी स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। सर्जरी के बाद मरीज प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी, लेकिन 911 डिस्पैचर को फेंटेनिल और डायलोडिड की जानकारी नहीं दी गई। मिलर ने ईएमएस डिस्पैच को विशिष्ट औषधीय मार्गदर्शन देने या आने वाले पैरामेडिक्स को तुरंत ओवरडोज का इलाज करने के लिए तैयार होने से रोक दिया।
इसके बाद मिलर ने 911 डिस्पैच से मिली चिकित्सा निर्देशों को ठुकरा दिया और बस इतना कहा, हम तब तक ठीक रहेंगे जब तक आप सब हमारे पास नहीं आ जाते। धन्यवाद। उस वक्त नर्स नंबर 1 मिसेस टसी पर बैग मास्क गलत इस्तेमाल कर रही थी, जिससे वो घुट रही थीं। ओपिओइड ओवरडोज और जर्नी लाइट की ओर से ओवरडोज का सही तरीके से जवाब न देने के कारण मिसेस टसी के दिमाग तक 6 मिनट से ज्यादा समय तक ऑक्सीजन नहीं पहुंची। ये मुकदमे से सीधे उद्धृत किया गया हिस्सा है। फिर से ये उनके आरोप हैं। लेकिन हे भगवान, अगर ये दावे सच हैं तो ये बहुत विनाशकारी है। दिमाग के लिए बिना ऑक्सीजन के इतना समय बहुत ज्यादा है। कई चिंताजनक बयान आए हैं। दवाओं को लेकर भी चिंता है और सर्जन का दावा है कि यही वजह थी जिससे टसी आखिरकार ब्रेन डेड हो गईं। और जो आरोप आप यहां देख सकते हैं वो ये है कि मिलर कथित तौर पर पारदर्शी नहीं थे। 911 के साथ वो कॉल जाहिर तौर पर इस केस का एक बड़ा हिस्सा होगी, सबूत का एक बड़ा हिस्सा होगी। तो हम सुनेंगे कि वास्तव में क्या कहा गया था और कैसे कहा गया था। लेकिन यहां एक और भी चौंकाने वाला दावा है। उद्धरण जानकारी और विश्वास के आधार पर, मतलब हमारे पास अभी इसे साबित करने के लिए ठोस सबूत नहीं है, लेकिन मुकदमे की प्रक्रिया के दौरान हम इसे स्थापित कर पाएंगे। तो हालात के अनुसार जर्नी लाइट स्टाफ व नर्स नंबर 1 ने रात भर रुकने वाले मरीजों को जरूरत से ज्यादा दवा देकर सुलाए रखा। मरीजों को सोए रखने के लिए उन्हें दर्द की दवाओं की ज्यादा मात्रा दी गई ताकि स्टाफ को मरीजों की देखभाल में परेशान न होना पड़े। जर्नी लाइट की नर्सों ने मिसेस टसी को ओपियोइड्स की ओवरडोज दी, जो फेज 1 ऑर्डर शीट के तहत थी, जिसे जर्नी लाइट के एनेस्थीसिया प्रोवाइडर ने स्टैंडिंग ऑर्डर के रूप में साइन किया और फेज 1 शुरू होने के 30 मिनट से भी कम समय में बिल्डिंग छोड़ दी थी। तो इस मुकदमे के अनुसार मरीजों को दर्द की दवाओं से बेहोश कर देना ताकि देखभाल की जिम्मेदारियों से बचा जा सके, ये उस सुविधा में कथित तौर पर आम प्रथा थी और एनेस्थीसिया प्रोवाइडर कथित तौर पर उस समय से पहले ही सुविधा छोड़कर चले गए जितना उन्हें रुकना चाहिए था, जिससे इस तरह की घटना को रोका जा सकता था। अब आप कथित पैटर्न की बात कर रहे हैं और यह मुकदमा संभवतः अन्य घटनाओं व मरीजों को भी शामिल करेगा। आप उस कड़ी को स्थापित कर रहे हैं कि ये कोई साधारण दुर्घटना या त्रासदी नहीं थी, जैसा कि बाद में बचाव पक्ष कह सकता है। इसे रोका नहीं जा सकता था, ऐसा कोई तरीका नहीं था। लेकिन यहां आप कह रहे हैं कि आप एक कथित घटनाक्रम और कथित कार्यों और गलतियों की एक कड़ी स्थापित कर रहे हैं जो दिखाती है कि इसे रोका जा सकता था। सही है, यही आरोप है, यही तर्क है। डिस्कवरी की प्रक्रिया के दौरान आपके पास सामग्री और सबूतों का आदान प्रदान होगा और प्रक्रियाएं व नियम सामने आएंगे। अब मुकदमे में यह भी आरोप लगाया गया है कि उसी नर्स पर दर्द की दवाओं से मरीज को जरूरत से ज्यादा सुस्त करने और बैग मास्क का गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप है। टसी को उद्धरण, अक्षमता और रात भर व पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट के मरीजों की सही निगरानी न करने पर नौकरी से निकाला गया था। लेकिन एक रिश्तेदार ने उन्हें फिर से नौकरी पर रख लिया, जिन्होंने बाद में कथित तौर पर नर्स की हरकतों के बारे में जानकारी देने वाले विसल ब्लोअर को निकाल दिया। फिर से ये आरोप हैं। पता नहीं उन्हें ये कैसे पता चला या वे इसे साबित करने की योजना कैसे बना रहे हैं, लेकिन फिर भी बाकी सभी बातों के अलावा ये एक बड़ा आरोप है जो पोस्ट ऑप स्टाफ की ओर से हुई कार्रवाइयों से जुड़ा है। अब ये सब कुछ किसी और चीज के अलावा है। यहीं पर डॉक्टर टॉर्क का दावा है कि जर्नी लाइट ने कथित तौर पर अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश की जब टसी वेजिटेटिव स्टेट में थी। उद्धरण डॉक्टर बिएलास्का, जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, ने डॉक्टर टॉर्क से कहा, उद्धरण फेंटेनिल की 100 मात्रा उसके लिए बहुत ज्यादा थी, उसे पूरे केस में 100 की जरूरत थी। इसके बाद डॉक्टर टॉर्क ने जर्नी लाइट की एडमिनिस्ट्रेटर लीसा स्प्रंग और क्लिनिकल डायरेक्टर ट्रेसी इवांस से बात की। उस बातचीत में उन्होंने ओपियोइड ओवरडोज छोड़कर सभी कारण बताए और मिसेस टसी की हालत के लिए पल्मोनरी एम्बोलिज्म या लिडोकाइन टॉक्सिसिटी को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। उन्होंने डॉक्टर टॉर्क से कहा कि वे अपने ऑपरेटिव नोट को उनकी कहानी के समर्थन में बदल दें। डॉक्टर टॉर्क ने मना कर दिया और इस मुकदमे में स्थिति को छुपाने से जुड़े अन्य आरोप भी शामिल है। मैं उस आरोप का जिक्र कर रहा हूं जिसमें कहा गया है कि सर्जिकल सेंटर ने टसी के नर्सिंग नोट की जगह अलग लिखावट वाला ज्यादा विस्तृत और व्यवस्थित संस्करण रख दिया। एक नया फेज 1 ऑर्डर शीट कथित तौर पर यह करता है कि टसी को पोस्ट ऑप रिकवरी में कब और कितनी दवा दी गई थी ताकि डोज को सही ठहराया जा सके
और डॉक्टर टॉर्क ने भी मुकदमे में ये आरोप लगाया कि जर्नी लाइट ने उद्धरण मेडिकल रिकॉर्ड से नर्स 1 के नाम और उसकी व्यक्तिगत नर्सिंग नोट्स के सभी उल्लेख मिटा दिए। याद रखिए, नर्स 1 कथित तौर पर दवाएं देने और बैग मास्क के इस्तेमाल में शामिल थी। डॉक्टर टॉर्क का दावा है कि जर्नी लाइट के मालिक और मेडिकल डायरेक्टर के निर्देश पर उनसे दूसरी बार ऑपरेटिव नोट बदलने को कहा गया, पर उन्होंने इनकार कर दिया। डॉक्टर टॉर्क का दावा है कि उन्होंने छुपाने की योजनाओं में शामिल होने से इनकार किया। जर्नी लाइट ने विफलताओं का दोष उन पर डालना जारी रखा और वकील के जरिए झूठा कहा कि उसके सभी कार्य उचित थे। स्टाफ ने तुरंत जीवन रक्षक प्रोटोकॉल अपनाए और राज्य एजेंसियों को मरीज की देखभाल या रिकॉर्ड में कोई गलती नहीं मिली। तो इस मुकदमे में यह भी आरोप लगाया गया है कि जिस दिन टूसी की मौत हुई उसी दिन डॉक्टर टॉर्क के एक कर्मचारी को जर्नी लाइट से एक ईमेल मिला, जो जर्नी लाइट के एक सहमालिक और प्लास्टिक सर्जन के लिए भेजा गया था। लेकिन गलती से ये ईमेल उस व्यक्ति को भेजा गया जिसमें लिखा था कि वे सक्रिय रूप से फाइलें नष्ट कर रहे थे। अगर उनके पास वो ईमेल है और उससे सचमुच ऐसा प्रतीत होता है तो यह बचाव पक्ष के लिए समस्या है, लेकिन हमें यह निश्चित रूप से नहीं पता। हमें बिल्कुल पता नहीं है। फिर से ये आरोप हैं, उन्हें किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। ये सिर्फ दावे हैं, ये सिर्फ आरोप हैं। उन्हें खुद का बचाव करने का मौका मिलेगा। अब जब हमने फाइलिंग के आरोप देख लिए हैं तो जानिए डॉक्टर टॉर्क की टीम मुकदमे में क्या मांग रही है और अब तक क्या प्रतिक्रिया रही है। क्योंकि आप सोच रहे होंगे, अच्छा इसमें उनका नुकसान क्या है? ठीक है, उनका हर्जाना क्या है? पहला कारण जिसके लिए वह मुकदमा कर रहे हैं वह अनुबंध का उल्लंघन है जो डॉक्टर टॉर्क और जर्नी लाइट के बीच था। अब मेरी शिकायत पढ़ने के अनुसार ऐसा नहीं लगता कि कोई लिखित अनुबंध था, लेकिन जैसा कि वो इसे बताते हैं, ये क्लिनिकल विशेषाधिकारों और आचरण, अभ्यास और पैटर्न पर आधारित था। कानून की नजर में अनुबंध साबित करना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब लिखित समझौता न हो जिसमें कर्तव्य, दायित्व, उल्लंघन और उपाय न बताए गए हों। यहाँ मुख्य बात यह है कि डॉक्टर टॉर्क कह रहे हैं, मैंने मरीज आपके पास भेजे और आपने उचित देखभाल, सेवाएं और उपकरण उपलब्ध कराने का वादा किया था। यहाँ एक प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव को टसी की देखभाल के लिए स्वीकार किया गया था। मुख्य बात यह है कि क्या वहां कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध था, और आरोप यह है कि जर्नी लाइट अपनी जिम्मेदारियों में विफल रहा। साथ ही दावा किया गया कि जर्नी लाइट ने सद्भावना और निष्पक्ष व्यवहार के दायित्व का उल्लंघन किया। ये मूल रूप से सद्भावना से काम करने और निष्पक्ष व्यवहार करने का वादा है, जिसे कथित तौर पर नर्स 1 की जानकारी हटाकर और ये झूठे बयान देकर तोड़ा गया। इसके अलावा ये जर्नी लाइट और डॉक्टर टॉर्क दोनों के लिए पूर्वानुमेय था कि जर्नी लाइट की योग्य स्टाफ और उचित देखभाल में चूक पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में डॉक्टर टॉर्क के मरीज के लिए गंभीर परिणाम ला सकती है, और डॉक्टर टॉर्क व उनकी प्रैक्टिस को प्रतिष्ठा, आर्थिक हानि और मरीजों की कमी जैसे नुकसान पहुंचा सकती है। जर्नी लाइट की गलती से डॉक्टर टॉर्क की प्रतिष्ठा, आर्थिक स्थिति और मरीजों की संख्या में नुकसान हुआ है। ये जानना दिलचस्प होगा कि त्रासदी के बाद उन पर क्या असर पड़ा, उन्होंने क्या खोया और सहा। यह कारण परिणाम का तत्व है ना? आपकी वजह से ही ये हुआ। आप एक सीधा संबंध बता रहे हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत हैं जिनके बारे में सोचना चाहिए। दूसरा बिंदु प्रोमिसरी एस्टॉपल है, जो एक कानूनी नियम है। इसके तहत यदि किसी ने किसी वादे पर वाजिब तौर पर भरोसा किया हो तो वो हर्जाना पाने के लिए मुकदमा कर सकता है। अगर आपके पास अनुबंध नहीं है फिर भी आप वादे पर भरोसा कर रहे हैं और नुकसान उठा रहे हैं। उदाहरण, डॉक्टर टॉर्क ने इस वादे पर भरोसा किया जब उन्होंने बुधवार 25 फरवरी 2026 को जर्नी लाइट सर्जरी सेंटर में मिसेस टसी की सर्जरी की। जर्नी लाइट ने मिसेस टसी की देखभाल के लिए सक्षम पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट स्टाफ उपलब्ध नहीं कराया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। ये डॉक्टर टॉर्क द्वारा जर्नी लाइट पर भरोसा करने का प्रत्यक्ष परिणाम था। डॉक्टर टॉर्क और उनके प्रैक्टिस को नुकसान हुआ, जिसमें प्रतिष्ठा को नुकसान, आर्थिक हानि और मरीजों की कमी शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। जब आप प्रत्यक्ष हानि की बात करते हैं तो इसका मतलब है यह सीधा नुकसान है। इसमें कोई बीच में आने वाला कारण नहीं था, यही हुआ था। एक और कानूनी आधार विश्वासगत कर्तव्य के उल्लंघन का है। यह तब होता है
जब कोई व्यक्ति या संस्था जैसे ट्रस्टी या एजेंट विश्वास की स्थिति में होते हुए दूसरे पक्ष के हित में काम करने में असफल रहता है। कभी कभी वे अपने स्वार्थ में काम करते हैं, है ना? यही आरोप होता है। उदाहरण, क्योंकि जर्नी लाइट के पास अपनी सुविधा में एनेस्थीसिया प्रदाताओं का नियंत्रण था, डॉक्टर टॉर्क को जर्नी लाइट और एक संबद्ध एनेस्थीसियोलॉजिस्ट पर सर्जरी और रिकवरी के दौरान सक्षम एनेस्थीसिया देखभाल प्रदान करने के लिए अपना विश्वास और भरोसा रखना पड़ा। जर्नी लाइट ने भाई भतीजावाद के चलते एक अयोग्य नर्स को दोबारा नियुक्त कर पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में तैनात किया, जिससे उसकी जिम्मेदारी का उल्लंघन हुआ। जर्नी लाइट और संबंधित एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने जिम्मेदारियों का उल्लंघन तब किया जब एनेस्थीसिया प्रदाताओं ने मिसेस टसी को पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में रहते हुए पोस्ट सर्जरी देखभाल का पहला चरण पूरा होने से पहले ही छोड़ दिया। और इस दावे में जर्नी लाइट स्टाफ द्वारा की गई कथित लीपापोती के आरोप भी शामिल थे। साथ ही उनके द्वारा जो कुछ टसी के साथ हुआ उसका दोष डॉक्टर टॉर्क पर डालने की कथित कोशिशें भी शामिल थीं। फिर नियुक्ति, नौकरी पर बनाए रखने और पर्यवेक्षण में लापरवाही का ये दावा आता है। अब लापरवाही की बात करें तो यह विचार ये है कि जर्नी लाइट पर डॉक्टर टॉर्क के प्रति एक जिम्मेदारी थी। उन्होंने अपने मरीजों को उनके हवाले किया था, वहीं से ये जिम्मेदारी स्थापित हुई थी। और जब आप लापरवाही की बात करते हैं तो जिन तत्वों को आपको साबित करना होता है वे हैं जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी का उल्लंघन, नुकसान का कारण बनना और यह कि वास्तव में नुकसान और हानि हुई थी। जर्नी लाइट ने लापरवाही से स्प्रॉन्ग की अयोग्य रिश्तेदार नर्स 1 को फिर से नियुक्त किया और रखा। जर्नी लाइट ने बिना सोचे समझे नर्स 1 को पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में नियुक्त कर दिया, जबकि वो इसके लिए न योग्य थी न सक्षम। नर्स 1 की अक्षमता के बारे में जर्नी लाइट की जानकारी उसके घटना के बाद के आचरण से साबित होती है, खासतौर पर मरीज के मेडिकल चार्ट से उसका नाम और व्यक्तिगत रिकॉर्ड जानबूझकर हटाने और बाद में उसकी कर्मचारी फाइल नष्ट करने से। जर्नी लाइट ने और भी लापरवाही दिखाई जब उसने पोस्ट ऑपरेटिव मरीजों की सुरक्षित निगरानी के लिए आवश्यक अनिवार्य उपकरण उपलब्ध नहीं कराए। मैंने पहले भी बात की थी कि उनके पास कथित तौर पर क्या नहीं था। अंतिम आरोप, सबूतों से छेड़छाड़। आप समझ रहे होंगे हम किस ओर बढ़ रहे हैं। जर्नी लाइट जानता था कि मिसेस टसी की मौत पर मुकदमा होने की संभावना थी और उसमें डॉक्टर टॉर्क, उनकी प्रैक्टिस और जर्नी लाइट के शामिल होने की भी संभावना थी। जर्नी लाइट ने मिसेस टसी की फाइल के कुछ हिस्से बदले और कुछ नष्ट किए, जिसमें नर्सिंग नोट्स और फेज 1 ऑर्डर थे। इस आरोप में कहा गया है कि नर्स 1 की पहचान छुपाने के लिए उसकी फाइलें हटाई गईं और जर्नी लाइट ने डॉक्टर टॉर्क को टसी की प्रक्रिया को लेकर बदनाम करने की कोशिश की, जब उन्होंने छुपाने में शामिल होने से इनकार किया। डॉक्टर टॉर्क और उनका सर्जिकल सेंटर शिकायत के हर दावे पर $1000 से ज्यादा की क्षतिपूर्ति और दंडात्मक हर्जाने की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें पहले जैसी स्थिति मिल सके। ये राशि मुकदमे के दौरान तय की जाएगी। ये बहुत ही खराब गंभीर व्यवहार के लिए दंड स्वरूप हर्जाने हैं। ये काफी महंगा हो सकता है, इसकी कीमत बहुत ऊपर तक जा सकती है। साथ ही वकीलों की फीस भी। जिन सर्जन का मुकदमे में जिक्र है, उन्होंने कहा कि टसी के परिवार वाले भी मुकदमा दायर कर सकते हैं। यहाँ किसी से गलती हुई है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, जहाँ ये लोग हमें लेकर आए, ये लोग वाकई में कमाल के हैं। इन्होंने मेरी पत्नी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, लेकिन इससे ये सच नहीं बदलता कि सी ने लापरवाही की और मेरी पत्नी को मार डाला। वैसे मैं अभी भी सर्जरी के सारे पैसे खुद ही चुका रहा हूँ। मॉन्टी एलिस और लेन के वकीलों ने, जो टसी के परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं, डॉक्टर टॉर्क के मुकदमे के बाद ये बयान जारी किया। इसमें लिखा है कि हमारी संवेदनाएं मिस टसी के परिवार के साथ हैं, क्योंकि वे अब भी उनकी क्षति का शोक मना रहे हैं। मॉन्टी एलिस और लेन की कानूनी टीम फिलहाल रेचल टसी की मृत्यु से जुड़े हालात की गहन और व्यवस्थित जांच पर केंद्रित है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य केवल यह पता लगाना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि जो भी व्यक्ति या संस्था जिम्मेदार पाई जाती है, उसे उचित रूप से जवाबदेह ठहराया जाए। डॉक्टर टॉर्क के प्रेस कॉन्फ्रेंस के आरोपों के जवाब में मॉन्टी एलिस और लेन के वकील जर्नी लाइट और एसोसिएटेड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ऑफ स्प्रिंगफील्ड इनकॉर्पोरेटेड के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा दायर कर रहे हैं, ताकि वे इस मामले से जुड़े किसी भी साक्ष्य को नष्ट, गढ़ या हटाने से रोका जा सके। हमारी फर्म परिवार की ओर से उचित समाधान प्राप्त करने के लिए आक्रामक कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार है।
सिंसिनाटी की लोकल 12 न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार जर्नी लाइट के एक वकील ने मुकदमे के जवाब में निम्नलिखित बयान जारी किया। उद्धरण: यह दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ हद तक चौंकाने वाला है कि डॉक्टर टॉर्क यहां खुद को पीड़ित बता रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ है, जबकि इसी मामले में टूसी परिवार ने दुखद रूप से रेचल को खो दिया। जर्नी लाइट ने मिस टूसी की चार्ट की समीक्षा एक बोर्ड प्रमाणित एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और एक बोर्ड प्रमाणित फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट से स्वतंत्र रूप से करवाई थी। पैकू में जर्नी लाइट की नर्सों द्वारा दी गई दवाओं के संबंध में फेंटेनिल और डिलाउडेट की खुराक 100% उपयुक्त थी और स्वीकृत चिकित्सीय मानकों के अनुरूप दी गई थी। एनेस्थीसिया विशेषज्ञ 100 माइक्रोग्राम फेंटेनिल को बहुत कम खुराक मानते हैं और दर्द राहत के लिए उपयुक्त बताते हैं। साथ ही पैक्यू में उनकी प्रतिक्रिया न देना ओपियोइड से नहीं था, क्योंकि मिस टसी को दी गई कई नार्कन खुराक बेअसर रहीं। ओहायो बोर्ड ऑफ फार्मेसी ने इस मामले के बाद जर्नी लाइट के दवा रिकॉर्ड और मिस टसी की चार्ट का ऑडिट किया और किसी भी गलती या गलत काम का कोई सबूत नहीं पाया। जर्नी लाइट ने टसी परिवार के वकील से कई बार रेचल के निधन के बाद पोस्टमार्टम कराने का अनुरोध किया ताकि मृत्यु का कारण पता चले। परिवार ने अनुरोध ठुकराया, इसलिए मृत्यु का असली कारण शायद पता न चले। पैथोलॉजी विशेषज्ञों के अनुसार 50 से 60% संदिग्ध मौतें अचानक हृदयजनित मृत्यु से होती हैं, जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन नहीं होती। सीपीआर के दौरान छाती दबाने से थक्का टूटकर परिधीय रक्तवाहिकाओं में जा सकता है, इसलिए पल्मोनरी या फैट एम्बोलिज्म से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जर्नी लाइफ ने संभावित कारण टूसी परिवार को वकील के जरिए बताए, मगर परिवार ने पोस्टमार्टम से इनकार किया। जर्नी लाइट की दोनों पैक्यू नर्सों के पास वर्षों का अनुभव था। वे ACLS प्रमाणित थीं, सिंसिनाटी के स्थानीय अस्पतालों के ER में नर्स रह चुकी थीं और सैकड़ों कोड्स में भाग ले चुकी थीं। दोनों ने रैचल की जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। जर्नी लाइट ने रिकॉर्ड में बदलाव या हटाने से इनकार किया और रैचल के मामले को छुपाने के आरोपों को झूठा व मानहानिकारक बताया। वैसे कानून के अनुसार आप डॉक्टर टॉर्क पर सिर्फ मुकदमे में किए गए दावों के लिए मानहानि के लिए मुकदमा नहीं कर सकते। कानून इसकी अनुमति नहीं देता, वरना इससे कोई भी व्यक्ति मुकदमा दायर करने से डर जाएगा। मुकदमे के बाहर कही गई बातें, जैसे इंटरव्यू या प्रेस कॉन्फ्रेंस में, संभावित रूप से कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकती हैं। ये सिर्फ एक कानूनी बिंदु है। डॉक्टर टॉर्क के मुकदमे में हम अभी शुरुआती चरण में हैं। क्या हो रहा है, ये कैसे हुआ, पता लगाना मुश्किल है। डॉक्टर टॉर्क ने आरोप लगाए हैं। एक तरफ आप कह सकते हैं यह एक काफी असरदार कहानी है, लेकिन हमें देखना होगा कि सबूत क्या है, और प्रतिवादी के पास भी इस समय अपनी खुद की कहानी है ना? उनका अपना बचाव है कि स्वीकृत चिकित्सीय मानक से कोई विचलन नहीं हुआ और मृत्यु का कारण एक मुद्दा बनने वाला है। आप देख सकते हैं कि यहां मृत्यु के कारण को लेकर विशेषज्ञों के बीच बहस हो सकती है और अंत में यह मामला किसी को जिम्मेदार ठहराए जाने का हो सकता है या फिर ये एक दुखद दुर्घटना थी। कहना मुश्किल है। हमने आरोपों को सामने रखा, हम इसे आगे भी फॉलो करते रहेंगे। फिलहाल साइड बार पर हमारे पास आपके लिए बस इतना ही है। सभी को धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा की तरह कृपया YouTube, Apple Podcasts, Spotify या जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं वहां सब्सक्राइब करें। आप हमें NBC के पीकॉक पर भी देख सकते हैं। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो X, Instagram, मेरा न्यूज नेशन शो JC वेबर लाइव सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे ईस्टर्न टाइम पर देखें। अगली बार फिर मिलेंगे। सभी को धन्यवाद।